हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएल। और आज के सेशन में हम ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट का वीकली करंट अफेयर्स कवर करेंगे। तो पिछले एक हफ्ते में जो भी इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स आए हैं, चाहे वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हो या मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम एक एक करके आज कवर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। तो पहला है आपका वाटर गवर्नेंस चैलेंजेस एंड द वे फॉरवर्ड। बहुत अच्छा आर्टिकल आया था, इंडियन एक्सप्रेस का है। उसमें वाटर गवर्नेंस से रिलेटेड जो भी चैलेंजेस हैं, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड जो भी इश्यूज आते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें दी गई हैं। सोल्यूशन क्या है उसका, वो बहुत अच्छे से दिया है। तो ये आपके जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी से भी अर्बनाइजेशन वाले कॉन्सेप्ट से रिलेट होता है। सेकेंडली आपके जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस एस्पेक्ट से भी रिलेटेड। ठीक है, और वाटर एक ऐसी थीम है जो कि आपके हर साल पेपर में एक या फिर दूसरे तरीके से आपको मिलेगी ही मिलेगी। राइट, चलिए सेकेंड है आपका सेसा ऑर्किड सैंक्चुरी। थर्ड वन इज इंडो पैसिफिक रीजन। तो देखो, इंडो पैसिफिक जो बेसिकली तो पार्ट ये इंटरनेशनल रिलेशन का है, बट ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें उसका लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, वो उसमें आर्टिकल में आपको बताऊंगा कैसे वो इंपॉर्टेंट है और कैसे उस पर क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। चलिए, फोर्थ है आपका वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। फिफ्थ वन इज इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट। ये बहुत अच्छा आर्टिकल है जो कि आपके जीएस पेपर 3 के सब टॉपिक एनर्जी सिनारियो या फिर एनर्जी क्राइसिस से रिलेट करता है। सेकेंडली ये आपकी ज्योग्राफी से भी रिलेट करेगा। राइट, इंडिया का एनर्जी सिनारियो, आने वाले टाइम में इंडिया में एनर्जी डिमांड कितनी होने वाली है। राइट, तो इससे रिलेटेड सारी इसमें चीज़ें हैं। सिक्स है आपका फराक्का बराज। अगेन ये पार्ट है आईआर का, बट इस बराज की लोकेशन, ओके, इसका सिग्निफिकेंस क्या क्या है इसमें हम देखेंगे। सेवेंथ है डिकिंसोनिया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप जब हम आगे आर्टिकल देखेंगे तो आपको उसमें क्लियर होगा। एंड द एट्थ वन इज द जायंट लेदर बैक टर्टल। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले हमारे वाटर गवर्नेंस से। सबसे पहला आपका द वाटर गवर्नेंस चैलेंजेस एंड द वे फॉरवर्ड। आप सबको पता है वाटर एक ऐसी कमोडिटी है जिसके बिना लाइफ ऑन अर्थ इज नॉट पॉसिबल। बट उस वाटर को हर इंसान की तरह को प्रॉपरली उसको एक लिमिटेड अमाउंट में ना मिले, उसको अपने जीवन गुजारने के लिए एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर जितनी चाहिए, उसके तक वो पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है। अगर पहुंच रहा है तो किस क्वालिटी का पहुंच रहा है, कहीं गंदा पानी तो नहीं पिला रहे हम लोगों को। तो इस एस्पेक्ट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं इसमें हम कवर करने वाले हैं। ओके, सो हमको जैसे पता है हर कम्युनिटी या हर जगह की एक यूनिक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है। जब हम ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ते हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है रीजनल वेरिएशंस। हर एवरी प्लेस इज़ यूनिक, और उस यूनिक प्लेस के एक यूनिक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। किसी जगह लेट्स से वाटर टेबल ही बहुत कम है। ओके, किस जगह लेट्स से पानी तो है बट वहाँ पे लेट्स से आर्सेनिक कंटेमिनेशन है उसमें। अगर मैं आपको बात करूँ कि राजस्थान वेस्ट बंगाल साइड ऐसा बहुत होता है कि आर्सेनिक पानी के अंदर मिला हुआ, जो कि हेल्थ के लिए बहुत हजार्डस है। किसी जगह ऐसा है कि वहाँ बारिश ही नहीं होती है। तो हर जगह की एक यूनिक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है। अगर हम पंजाब की बात करें तो वहाँ पे जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो धीमे धीमे नीचे जा रहा है। राइट, तो एक आपको हर जगह की ऐसी कुछ यूनिक चीज़ें दिखते मिलेंगी। तो देखो हमारे सामने क्या क्या क्वेश्चन अराइज होते हैं। हाउ दिस स्कार्स वाटर इज टू बी एलोकेटेड। पहले ही पानी बहुत कम है, केवल दो, पूरी जितने भी अर्थ पे पानी है उसका केवल 2% ही फ्रेश वाटर है। उसमें भी आधी चीज़ें आपकी आइस कैप्स में है। तो जो पीने का पानी होता है या तो ग्राउंड वाटर से मिलेगा या तो रिवर से मिलेगा। तो उस पानी को, उस लिमिटेड पानी को लोगों तक कैसे हम एलोकेट करें, उसमें हमारा एक इशू आता है। तो वाटर गवर्नेंस का इशू एक पहला आपके इसके लिए हो जाता है। सेकेंड अगर हम देखें, हाउ टू जनरेट लाइवलीहुड इन द फूड एनर्जी नेक्सस। सेकेंड इशू क्या आता है, देखो फूड आपका बेसिकली एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, एनर्जी आपका, इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, वाटर। एनर्जी आपका चाहे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो चाहे थर्मल एनर्जी हो, हर जगह वाटर आपको रिक्वायर्ड हो गई होगा। सो फूड एनर्जी नेक्सस, ओके, इसमें हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे करें, एक ये इशू भी आता है। ठीक है,
तो बोलते हैं ना वाटर एलोकेशन, एम्प्लॉयमेंट, जनरेशन, ये क्वेश्चन अराइज होता है। थर्डली अराइज होता है हाउ टू कीप द ऑर्डर ऑफ बायोस्फीयर बैलेंस। अब देखो हमारे बायोस्फीयर में क्या क्या पार्ट आता है, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। तो बायोस्फीयर को बैलेंस रखना है, ऐसा नहीं हो कि हमारे पास चलो ठीक है हमारे पास एनवायरमेंटल हमने बैलेंस बना रखा है बट हमारा जो हाइड्रोस्फीयर है उसमें पानी ही नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो हम उसको वेस्ट कर दे रहे हैं, तो वो रीसर्कुलेट या रीजनरेट नहीं हो रहा है, तो वो बैलेंस नहीं बनेगा। हमें तीनों चीज़ों में एक बैलेंस बना के चलना है, तभी हमारा बायोस्फीयर जो है वो बैलेंस होगा। ठीक है, तो बायोस्फीयर के अंदर क्या क्या आ जाएगा आपका, जैसे हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, राइट, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फियर एंड लिथोस्फीयर। तो एटमॉस्फेयर में एयर पोल्यूशन ना हो, वाटर पोल्यूशन ना हो, लैंड पोल्यूशन ना हो, तभी एक बैलेंस्ड आपका बायोस्फीयर बनेगा, राइट। तो इस टाइप के अलग अलग क्वेश्चन हमारे दिमाग में अराइज होते हैं वाटर गवर्नेंस से रिलेटेड, राइट। चलिए अब देखते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस हैं हमारे पास, बट उससे पहले देखते हैं एक अच्छी वाटर गवर्नेंस किसे बोलते हैं हम, एक प्रॉपर वाटर गवर्नेंस किसे बोलेंगे, जो कि क्या हो, एक इफेक्टिव हो वो पॉलिसी एफिशिएंट हो, थर्डली वो पॉलिसी लोगों के बीच में या फिर लोगों और सरकार के बीच में एक आपसी ट्रस्ट डेवलप करे, साथ ही साथ एक एंगेजमेंट भी हो। मतलब गवर्नमेंट कोई चीज़ बना रही है तो वो लोगों से पूछ के बनाए और लोग सरकार को बताएं कि भाई हमें ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स है, आप एक इस पे पॉलिसी बनाइए या कुछ ऐसे रूल्स बनाइए। तो एक इंटरमीडिएट या फिर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन रहता है आपस में, राइट। तो अगर हम पहली चीज़ देखेंगे कि इफेक्टिवनेस कैसे हो सकता है, कोई भी पॉलिसी वाटर गवर्नेंस से रिलेटेड इफेक्टिव कब होगी, जब उसकी कैपेसिटी हो। लेट्स से एक डिस्ट्रिक्ट में 10 लाख, लेट्स से एक डिस्ट्रिक्ट में 5 लाख लोग रह रहे हैं, बट जो हमारी पॉलिसी है वाटर गवर्नेंस पॉलिसी वो केवल केटर कर रही है 2 लाख लोगों को, तो उसकी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो 5 लाख लोगों को केटर कर पाए, तब वो इफेक्टिव नहीं रहेगी। इफेक्टिव कब रहेगी, कि वो 5 लाख और मोर देन 5 लाख लोगों के लिए सफिशिएंट हो। ओके, सेकेंडली ये पॉलिसी कोहेरेंस, एक यूनिफॉर्मिटी हो पॉलिसी की, ऐसा नहीं कि हमने चीज़ों को सेग्रीगेट कर दिया कि हम एग्रीकल्चर में जो वाटर मैनेजमेंट करेंगे और जो अर्बन एरिया में वाटर मैनेजमेंट करेंगे वो आपस में उसमें तो कोई तालमेल ही नहीं बैठ रहा है। ऐसा नहीं करना है, हमें ऐसी चीज़ बनानी है कि ताकि वो एग्रीकल्चर में भी वही सेम फ़ायदा दे और अर्बन एरिया में वाटर मैनेजमेंट में वही फ़ायदा दे। क्योंकि देखो एग्रीकल्चर में ऑब्वियसली जो भी चीज़ हम बनाएंगे वो हम अर्बन एरियाज़ को केटर करेंगे, वो बेचेंगे फूड वहाँ जाके, ठीक है, क्रॉप्स वहाँ बेचेंगे। तो वाटर मैनेजमेंट में जो भी पॉलिसी हम बना रहे हैं उसमें कोहेरेंसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। ओके, थर्ड है एप्रोप्रिएट स्केल्स विद इन बेसिन सिस्टम। एग्जाम्पल के लिए लेट्स से कहीं पे वाटर यार किसी ना किसी सोर्सेज से हम उठाएंगे, या तो वो रिवर होगी या तो ग्राउंड वाटर होगा, राइट। सो तो जो बेसिन सिस्टम की स्केलिंग है, मतलब उसकी जो कैपेसिटी है, राइट, वो उतना ही हम यूज़ करें, उसको ओवर एक्सप्लॉइट ना करें। उसकी अगर कैपेसिटी किसी लेट्स से अंडरग्राउंड वाटर की है कि भाई 5 लीटर पानी आप यहाँ से हर दिन निकाल सकते हो, लेकिन अगर आप 10 लीटर निकालने लगे, ठीक है, तो वो गलत होगा, वो स्केल के अंदर नहीं रहेगा, राइट। फोर्थ है आपका क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो भी लोग इस पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशंस में है, इस फॉर्मुलेशन में है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, हर इंसान की क्लियरली रोल आपके प्रॉपरली रोल डिस्क्राइब्ड हो कि लेट्स से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैं डीएम रहेगा, ये पर्टिकुलर रोल निभाएगा, तहसील लेवल पे एसडीएम, और उसके नीचे प्रॉपरली ऐसे एक चेन बनाओ कि भाई तहसीलदार लेवल तक क्लियरली रोल आपके डिस्टिंग्विश्ड हो कि ये लोग हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनकी यही चीज़ें हैं, राइट। तभी वो जो पॉलिसी हमने बनाई है वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो सकेगी, राइट। चलिए नेक्स्ट है आपका एफिशिएंसी। तो उसमें एक कोई भी वाटर गवर्नेंस पॉलिसी या कोई भी इनफैक्ट कोई भी पॉलिसी अगर आप लो वो एफिशिएंट कब होगी, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हमेशा आता है आपका सबसे पहली चीज़ रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो वाटर गवर्नेंस में रोल ऑफ टेक्नोलॉजी कैसे आएगी, तो देखो आज से पहले काफ़ी टाइम से हमारे यहाँ वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए हम कुछ ट्रेडिशनल वेज यूज़ कर सकते थे, जैसे बाउलीज हो गए, ठीक है, या टैंक्स क्रिएट करते थे।
बट विद टाइम क्या होने लगा, अब तो रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लग गया है बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए, राइट। देन हमारे पास फाइनेंसिंग होनी चाहिए, हमने चलो ऐसे कोई टेक्नोलॉजी बनानी तो उसके लिए भाई पैसे लगेंगे, तो हमारे पास प्रॉपर फाइनेंसिंग होनी चाहिए। या लेट्स से ग्राउंड लेवल तक अगर किसी पंचायत को वो पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी तो उस पंचायत के उस फंडिंग होनी चाहिए, फाइनेंस होने चाहिए। नेक्स्ट वन इज डेटा एंड इंफॉर्मेशन। डेटा शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास डेटा ही नहीं है कि भाई इस पर्टिकुलर एरिया में हमारे पास लेट्स से 5 लाख लीटर पानी है, जिसमें से यूज़ होता है 2 लाख पानी, 3 लाख वो रिप्लेनिश होता है ग्राउंड वाटर, तो ऐसे डेटा और इन्फॉर्मेशन नहीं रहेंगे तो हम पॉलिसी बना ही नहीं सकते, राइट। सो इस टाइप की चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, ओके। एंड देन सम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इनको ओवरव्यू करने के लिए। नेक्स्ट वन इज ट्रस्ट एंड एंगेजमेंट। अब देखो, कोई भी पॉलिसी मैंने लोगों के लिए बनाई, राइट, कोई भी मैंने पॉलिसी लोगों के लिए बनाई, तो पब्लिक का ट्रस्ट हमारे ऊपर कैसे बनेगा। लेट्स से हम सरकार है, अगर हमने ऐसी पॉलिसी बनाई जो लोगों की नीड्स को केटर कर रही है, जो रिक्वायर्ड है उसी को टारगेट हमने किया, ऐसे नहीं कि लोगों की रिक्वायरमेंट है ड्रिंकिंग वाटर, आपने दे दिया उधर साइड कि भाई ये लो हमने एग्रीकल्चर के लिए पानी दे दिया है, ऐसा नहीं होना है। जो प्रॉब्लम है उसी पे डायरेक्टली अटैक करना है हमें, ठीक है। तो एक ये अच्छी चीज़ रहेगी। तो इसमें सबसे पहला पार्ट आएगा मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। जो हमने पॉलिसी बनाई है वो मॉनिटर कौन करेगा। अब भाई गवर्नमेंट पे इतना रिसोर्स तो है नहीं कि वो जो भी इम्प्लीमेंट किया उसको साल भर देखते रहे, तो उसके लिए सिटीजन्स जो होते हैं, जो हमारे देश लोकल लोग हैं, वो आके बताएंगे, वो मॉनिटर करेंगे यार, क्योंकि भाई यहाँ पे 100 हैंडपम्प लगने थे, लगे अभी तक केवल 50 हैंडपम्प लगे नहीं है, तो ये लोग जो लोकल पीपल है वो आके गवर्नमेंट को बताएंगे, राइट। तो एक अच्छा फ्रूटफुल वो मिलेगा, क्या बोलते हैं, फीडबैक। देन स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। हमने कोई भी पॉलिसी बनानी थी, हम पहले लोकल लोगों से बात करेंगे कि भाई आपको क्या रिक्वायरमेंट है, और उसके अकॉर्डिंग हम आपको पॉलिसी बना के देंगे, ठीक है। ताकि सिटीजन पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, जो आप लोग को याद है हमने सिटीजन चार्टर भी पढ़ते थे GS2 में, इवन एथिक्स में भी, तो ये वो सिटीजन चार्टर इसी का एक सब पार्ट है, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। एंड द नेक्स्ट वन इज इंटेग्रिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। अब ये बहुत ही पर्सनल चीज़ आ जाती है, ये एक एथिकल कॉन्सेप्ट आ जाता है कि भाई जो भी इम्प्लीमेंट कर रहा है वो ब्यूरोक्रेट या वो अफसर कितना ज़्यादा, मतलब कितना ज़्यादा ऑनेस्ट है, क्या वो अपने काम के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, क्या ये तो नहीं कर रहा है ना कि उसके लिए भाई फंडिंग आई है उसके पास 100 करोड़ रुपए वाटर से रिलेटेड, गवर्नेंस से रिलेटेड, उसने काम किया 80 करोड़ का ही, 20 करोड़ उसने साफ कर दिए। तो एक वर्किंग जो उसके वर्क में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और उस बंदे में पर्सनल इंटेग्रिटी होनी चाहिए, तभी वो सरकार के पैसे का सही उपयोग कर पाएगा, ऑलराइट। तो ये एक अच्छी वाटर गवर्नेंस पॉलिसी का एक प्रॉपर, मतलब एक आइडल मॉडल है एक, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भाई चैलेंजेस क्या क्या आते हैं वाटर गवर्नेंस में। पहला है लैक ऑफ कैपेसिटी इन पर्टिकुलर एट सब नेशनल लेवल। मतलब चलो नेशनल लेवल पे तो हमारे पास यूनियन गवर्नमेंट में काफ़ी ज़्यादा पैसे भी हैं, पावर भी है। थोड़ा नीचे आओ, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी अच्छा खासा, मतलब ठीक ठाक पैसे हैं और सब चीज़ें हैं वाटर गवर्नेंस के लिए। बट अब जब जैसे ही थोड़ा सब नेशनल लेवल पे और नीचे आओगे, बीट डिस्ट्रिक्ट लेवल या फिर और नीचे अगर आप पंचायत लेवल पे आओगे, तो यहाँ पे तो इनके पास फाइनेंस नहीं है, ना ही इनके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है कि वो एक अच्छी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर पाए, राइट। तो एक ये बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। तो ये पंचायत लेवल तक आते आते ये कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, तो हमें उनको इम्प्रूव करना है। सेकेंड है आपका इनसफिशिएंट और इनएडिक्वेट फंडिंग। साफ सीधी बात है कि अगर एग्जांपल के लिए बताऊं कि सेंटर पे जैसे एनडीए की गवर्नमेंट है, इस एनडीए की गवर्नमेंट ने, ये 3 स्टेट्स है, ये एनडीए रूल है, ये वाला अदर पार्टी रूल है, तो इनने क्या किया भाई, इसको 1 करोड़ रुपए दे दिए, इसको 1 करोड़ रुपए, इनको दे दिए 50 लाख बोल के कि फंडिंग, या फिर डिले कर दिए 1 करोड़ देने में, इनको 2 महीने लगा दिए। तो ये इनसफिशिएंट और इनएडिक्वेट फंडिंग एक बहुत बड़ा इशू आता है, क्योंकि कोई भी चीज़ इंप्लीमेंट करना है तो पैसे लगेंगे, राइट। थर्ड है आपका डाइवर्जिंग इंटरेस्ट बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज। देखो
हमारी आजकल जो भी पॉलिसीज़ बन रही है ना, वो अर्बन एरियाज़ पे ज़्यादा फोकस कर दे रही हैं, और जो हमारा रूरल एरियाज़ है यहाँ पे चीज़ें इग्नोर हो जा रही हैं, राइट। प्लस जो अर्बन एरिया के इंटरेस्ट है, वहाँ की रिक्वायरमेंट है, दीज दोज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में उतना आपको नहीं ग्राउंड वाटर हम खींच के निकाल रहे हैं, बट अर्बन एरियाज में ऐसा हो रहा है, वहाँ पे धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है। अभी भी हमारे जो अर्बन एरिया में लगभग 33% पॉपुलेशन रिसाइड करती है, जो कि कम है, बट यहाँ पे वाटर रिक्वायरमेंट और ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरत पड़ रही है, राइट। बट ऐसा करना गलत है कि आप पूरा फोकस अर्बन एरियाज पे कर दे रहे हो। एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर जो कि रूरल एरिया का सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 90% ऑफ ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन, राइट। इसकी वजह से अगर हम गलत तरीके से वहाँ पे चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो हमारा ग्राउंड वाटर टेबल वो ख़त्म होने लगेगा, ओके। और जो कि अल्टीमेटली अर्बन एरियाज़ को भी अफेक्ट करेगा। तो हमको एक कोहेरेंसी बनानी है कि हम साथ दोनों को साथ में लेके चलेंगे, किसी को भी इग्नोर नहीं करने वाले हम, ओके। देन वी हैव सेक्टोरल फ्रैगमेंटेशन। साफ सीधी बात है, एक वाटर गवर्नेंस में अलग अलग सेक्टर्स काम में आते हैं, राइट। कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया या अर्बन एरिया का सेक्टर हो गया, राइट। ऐसे करके डिफरेंट सेक्टर्स रहेंगे और उन सब में अपनी अपनी खुद की पॉलिसी चल रही है। ऐसे ग्राउंड वाटर के लिए अटल भूजल योजना बना दी है, ओके। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए एक अलग स्कीम बनी हुई है। एग्रीकल्चर में वाटर कंजर्वेशन के लिए मोर ड्रॉप पर क्रॉप या फिर वाटर यूज एफिशिएंसी एक अलग ही चीज़ है। तो हर सेक्टर्स में बंटवारा है, मतलब सब अपने अपने हिसाब से चीज़ें कर रहे हैं, आपस में उनके कोई तालमेल नहीं बैठ रही है, जिसकी वजह से ये सेक्टोरल फ्रैगमेंटेशन की वजह से आपस में एक जो बोलते हैं ना कोऑपरेशन नहीं हो पा रहा है। क्योंकि देखो यार, एग्रीकल्चर में अगर आप पानी बचा रहे हो, ठीक है, वो अल्टीमेटली आपको ग्राउंड वाटर को बढ़ाएगा, राइट। ग्राउंड वाटर बढ़ेगा तो हम अर्बन एरिया में जो वाटर नीड्स हैं उसको हम केटर कर सकते हैं। तो ये आपस में चीज़ें लिंक्ड है, बट हम पॉलिसीज एकदम अलग अलग बना रहे हैं, राइट। तो इसमें एक ये इशू आता है। फिफ्थ वन इज लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने जो गवर्नमेंट हमारी पॉलिसी बना रही है उसमें लेट्स से कि भाई 100 हैंडपम्प लगने थे, हमने लगाए 20 हैंडपम्प। ये जो 80 हैंडपम्प नहीं लगे, तो अब हम किसको अकाउंटेबल ठहराएं? क्या हम डीएम को या ग्राउंड लेवल पे एसडीएम को या तहसीलदार को? हु शुड बी अकाउंटेबल फॉर दीज काइंड ऑफ फेलियर्स? या 100 हैंडपम्प ये आए हैं, सरकार ने हमें दिए हैं, ये हमें पता ही नहीं कि भाई ऐसा कुछ हुआ है, वर्क ट्रांसपेरेंसी ही नहीं है कोई, या कितनी फंडिंग आई है वाटर गवर्नेंस के लिए, राइट। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देन इनएडुकेट इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन एंड शेयरिंग, इसका बहुत अच्छा केस है इंडिया और चाइना। सो अगर आपने इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, जैसे ये अरुणाचल है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र ऐसे आती है। अब चाइना यहाँ पे पता चला बहुत हैवी रेनफॉल हो गई, चाइना ने कोई इन्फॉर्मेशन इंडिया को दिया ही नहीं, ठीक है, और उसने अपने डैम खोल दिए, बाढ़ आ गई हमारे असम और पूरे नॉर्थ ईस्ट साइड में, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू आता है। सिमिलरली अगर हमने साउथ की बात करें इंडिया में, तो यहाँ पे कर्नाटका है और ये आपका तमिलनाडु, ठीक है। कर्नाटका से और तमिलनाडु के बीच कावेरी रिवर के वाटर शेयरिंग का डिस्प्यूट बढ़ते रहता है। रीज़न, कर्नाटका बोलता है कि हमारे पास इस बार बारिश ही नहीं हुई और उसने वहाँ पे पानी रिलीज़ ही नहीं किया। तो जो डाउन स्ट्रीम में तमिलनाडु है, वहाँ पे बोलता है कि हमारे पास सूखा पड़ रहा है, भाई पानी नहीं भेज रहे हो आप, तो लड़ाइयाँ चलते रहती हैं। वो रीज़न है क्योंकि आपस में इंफॉर्मेशन, डेटा, ये सब शेयर ही नहीं होता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसे हमें ध्यान में रखना है। चलिए अब देखते हैं क्या क्या सोल्यूशंस हैं इस वाटर गवर्नेंस को रिलेटेड, ठीक है। सबसे पहला है कि जो भी डेटा है उसको आप पब्लिक डोमेन में मेंशन करें राइट अवे, ऑलराइट। जो भी लेट्स से कि सरकार ने बोला कि भाई 100 हैंडपम्प्स लगने हैं, तो ये डेटा हमारे पास लोकल लोगों को पता होना चाहिए कि भाई इतना चीज़ हमारे लिए गवर्नमेंट कर रही है, तभी तो हम उसके लिए लोगों को अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं। अगर ऐसा काम नहीं हुआ तो देन लोकलाइज स्टोरेज ऑप्शन। भाई ठीक है, आपने नेशनल लेवल पे जो भी चीज़ें की, फाइन, बट कोई भी सोल्यूशन है ना, आपको बॉटम अप अप्रोच यूज़ करना है। तो हम पंचायत लेवल पे, विलेज लेवल पे लोगों को जागरूक करेंगे कि आप भाई लोकल स्टोरेज सिस्टम बनाइए, चाहे वो पॉन्ड्स हों या फिर छोटे लेक्स हो जाएं, जिसमें आप पानी स्टोर करिए ताकि आपको सूखे के टाइम वो हेल्प कर सके। थर्ड है आपका मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि जो 90% ग्राउंड वाटर है इट इज़ यूज फॉर एग्रीकल्चर। तो एक प्रॉपर एग्रो क्लाइमेटिक प्लानिंग रहेगी तो हम बहुत अच्छे से वाटर को मैनेज कर सकते हैं, राइट। देन अर्बन वाटर पॉलिसी पे फोकस करना होगा हमें,
क्योंकि अर्बन एरियाज़ में ही सबसे बड़ा इशू आता है, राइट। तो एक नेशनल अर्बन वाटर पॉलिसी की भी रिक्वायरमेंट है। जो हमारे स्मार्ट वाटर सिटीज़ हैं या स्मार्ट सिटीज़ बन रहे हैं, वहाँ पे हमारा जनरल फोकस हो जाता है कि भाई रोड बनी होनी चाहिए, बिल्डिंग्स बना दो बड़ी बड़ी, ताकि स्मार्ट लगे। बट जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे ड्रेनेज हो गया, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट हो गया, इन पे फोकस कम रहता है, राइट। तो इन पे फोकस हमें प्रॉपरली करना है। चलिए कुछ केस स्टडी देख लेते हैं, आपको आंसर में लिखने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। पहला है, वर्ल्ड बैंक ने आंध्र प्रदेश में बेसिकली एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसमें वो लोकल लोगों को अवेयर कर रहे हैं रिगार्डिंग वाटर सिचुएशन, अपकमिंग वाटर सिचुएशन, फ्यूचर में वाटर हमारे पास कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है उसके बारे में लोगों को अवेयर करना है। क्योंकि देखो जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे तब तक उनको पता ही नहीं चलेगा कि आने वाले टाइम में हमारे पास क्या क्या इश्यूज आने वाले हैं, होने वाले हैं। तो उनको हमको अभी से अवेयर करना है, उनको बताना है कि भाई पानी कम होने वाला है, पानी कम हो जाएगा तो एग्रीकल्चर भी ख़राब होगा, एग्रीकल्चर ख़राब होगा तो फूड सिक्योरिटी, फार्मर्स इनकम, ये सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो ये आपस में एक कंप्लीट साइकिल है जो कि इफ़ेक्ट होगी, राइट। तो आंध्र प्रदेश में एक ऐसा बहुत अच्छा प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया है। सेकेंडली, रिवर पार्लियामेंट को ऑर्गेनाइज करना। ग्राउंड लेवल पे अगर मैं बात करूँ या फिर विलेज लेवल पे हमारी जो ग्राम सभा या पंचायत्स होती हैं, उनका जनरल जो बात वो टॉपिक्स होते हैं जब बहुत ख़राब हो जाती है सिचुएशन कि भाई सूखा पड़ गया, तब उस पर हम पंचायत बैठाते हैं। तो हमको ऐसे कुछ थीम बेस्ड सभा करनी पड़ेगी। जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि मंडे को जो ग्राम पंचायत बैठेगी वो बात करेगी इंफ्रा को लेके, वेडनेसडे को जो बैठ रही है उस पर हमने बात कर ली लेट्स से आपके वाटर को लेके। तो एक दिन फिक्स करना पड़ेगा, और रिवर पार्लियामेंट का जो कॉन्सेप्ट है इसी से, ताकि उस पर आइए वाटर रिलेटेड जो भी सिचुएशंस हैं आपकी जगह पे उस पर आप चर्चा करें, बीट इन द ऑन द विलेज लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऐसी बातें हों, ताकि हम वाटर इज़ द देखो सबसे इंपॉर्टेंट कमोडिटी है, उस पर अगर हम बात नहीं करेंगे तो सारी चीज़ें इफेक्ट होंगी ही होंगी, ठीक है। तो इस पर हमको फोकस रखना है। चलिए अब देखते हैं कंक्लूजन या फिर वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही आती है। आंसर जब लिखोगे ना एंडिंग में कैसे करूँ, क्या मैं नेगेटिव तरीके से लिख दूँ या मैं कुछ पॉजिटिव वाइब दूँ एग्जामिनर को, जिसको उसको देख के वो खुद इंप्रेस हो जाए, वाह यार बहुत सही लिखा है इसने, ठीक है। तो देखो पहला है नीड फॉर पोस्ट फैक्टो असेसमेंट। हमें पहले से ही अपने को तैयार रखना है, पहले से ही हमें प्रेडिक्ट करके रखना है, राइट, कि यार ये पर्टिकुलर सिचुएशन आने वाले फ्यूचर्स में हमारे पास होगी। तो हम पहले से ही अगर इन पे डेटा हो, इन्फॉर्मेशन हो, बहुत अच्छा एक पॉलिसी इसको रोकने के लिए बना सकते हैं, राइट। देन वी हैव इंडिपेंडेंट क्रेडिबल असेसमेंट। अब गवर्नमेंट के लोग ही गवर्नमेंट को असेस करेंगे तो उतना इफेक्टिवनेस नहीं रहेगा। एक इंडिपेंडेंट एजेंसी को लाइए, उनको बोलिए कि यहाँ पे जो वाटर की जो सिचुएशन है या वाटर गवर्नेंस जो हो रही है यहाँ पे, इसको आप असेस करें। उससे क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी डिसाइड हो जाएगी कि कौन रिस्पॉन्सिबल है इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, राइट। अब देखो ये जो पोस्ट फैक्टर असेसमेंट का इसका एक बहुत अच्छा पॉइंट ये है कि लेट्स से हमें आने वाले टाइम में पता है कि यार ये पर्टिकुलर यहाँ पे सूखा पड़ सकता है, और सूखा पड़ेगा तो इससे 200 लोग मर सकते हैं, ठीक, ओके। तो उस चीज़ को हम रोक सकते हैं होने से। लेकिन अगर हमने नहीं किया तो एक जो सिंपल डेटा है वो एक डिजास्टर में भी कन्वर्ट हो सकता है, 200 लोग मरे जाएंगे। तो भाई इनको रोकना है हमें। देन वी हैव रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। सरकार तो ये बोलती ही रहती है कि भाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो, बट क्या गवर्नमेंट खुद ऐसा कर रही है? नहीं। क्या गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगे हैं? नहीं। तो जब तक वो खुद ऐसा करके एक एग्जाम्पल नहीं सेट करती तब तक जो अदर प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो नहीं करेंगे, वो उतने इफेक्टिवली नहीं करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने अगर खुद ही कर दिया कि गवर्नमेंट के ऑफिस में ऊपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा हुआ है, तो वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट करेगा। लोग उसको देख के इंस्पायर होंगे, वो खुद अपने घरों में, ऑफिस में ये करने की कोशिश करेंगे, राइट। सो बोलते हैं डू एज यू टॉक, वही वाला हिसाब है। देन डिसेंट्रलाइज सीवेज मैनेजमेंट सिस्टम। देखो डिसेंट्रलाइज सीवेज मतलब क्या होता है कि आप अपनी लोकल बॉडीज़ पे निर्भर ना रहे कि भाई आपके घर का कचरा उठा के हो जाएंगे, सब चीज़ करेंगे। आप अपने लेट्स से कॉलोनी लेवल पे ही आप इसको स्टार्ट करो। उससे भी नीचे अगर आप वो पर्सनल लेवल पे आप काम करोगे कि भाई मैं पर्सनली कहीं भी गंदा डस्टबिन में होगा वहीं पे फेंकूंगा, आसपास कहीं कचरा नहीं करूँगा। आपके सोसाइटी वाले लोग एक प्रॉपरली जहाँ पे डस्टबिन है या
जो भी चीज़ है वहाँ पे आपने चीज़ें फेंकी हैं, आप अपने सोसाइटी के लिए एक वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगवा लिए हो, ओके। फिर ऐसे ही बढ़ते बढ़ते ऊपर तक अगर हम जाएंगे तो एक अच्छा इफेक्टिव हमने वेस्ट ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, ओके। बट अगर हम यही सोच लें कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो सब साफ करेगी, हम तो कचरा फैलाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, ओके। इससे आपकी गंदगी ही बढ़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, राइट। तो इसलिए सिटीजन्स पार्टिसिपेशन यहाँ पे काम आएगा। चलिए, देन वी हैव क्रिएटिंग अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कीम ऑफ वाटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो भी इंडस्ट्रीज जो कि टॉक्सिक एफ्लुएंट्स जनरेट करते हैं उनके लिए CSR लाइंस पे बोला जाए कि भैया वाटर को भी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो, तो उसको बचाने के लिए, उसको कंजर्व करने के लिए, उसको ट्रीटमेंट के लिए आपको एक अच्छी चीज़ देनी पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा। देन वी हैव अ नेशनल अर्बन वाटर पॉलिसी की रिक्वायरमेंट है स्पेसिफिकली, ओके। तो ये एक कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड हो गया आपके, जो कि आप मेंशन कर सकते हो। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं आपका सेसा ऑर्किड सेंचुरी। तो अगर आप ये बीच में देख रहे हो इनको, तो ही इज़ एन IAS ऑफिसर जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया इस सेंचुरी को नई लाइफ देने के लिए, रेजुविनेट करने के लिए। चलिए, वो तो आप एथिक्स वगैरह में कभी भी इस टाइप के एग्जांपल यूज़ कर सकते हो। अभी तो देखते हैं कुछ प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट इस सेंचुरी से। सो ये अरुणाचल में लोकेटेड है, इसको पैराडाइज ऑफ ब्लूमिंग फ्लावर्स बोला जाता है, एंड थर्डली इट इज़ द ओनली ऑर्किड सेंचुरी ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है, ठीक है। और अरुणाचल से क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, जैसे 2018 देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन पाके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है, ओके। तो ये भी पूछा जा सकता है बिकॉज इट इज़ द ओनली ऑर्किड सेंचुरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हमारा इंडो पैसिफिक रीजन, ओके। तो देखो, इंडो पैसिफिक रीजन इंपॉर्टेंट क्यों है? पहले तो इंटरकनेक्टिविटी ऑफ द इंडियन ओशन, ये रहा आपका इंडियन ओशन और ये आपका पैसिफिक ओशन, ओके। इसकी कनेक्टिविटी के लिए इंडो पैसिफिक रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, टू काउंटर द चाइनीज इन्फ्लुएंस। अब ये IR का पार्ट आया था इंटरनेशनल रिलेशन का, तो वो वहाँ पे हम डील करेंगे, बट फिलहाल आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस बता देता हूँ। अब देखो, जितना भी ट्रेडिंग रूट है, जैसे इंडिया को मिडिल ईस्ट तक जाना है, इंडिया को यूरोप तक जाना है, इंडिया को USA तक जाना, तो ये रूट है इंडो पैसिफिक। तो देखो यहाँ पे जैसे ये देखो, ये स्ट्रेट आ जाता है, ये इसका नाम है बाबल मंडप। ये जो स्ट्रेट है, चोक पॉइंट, ये है हॉर्मूज। यहाँ पे आपका मलाका स्ट्रेट, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसकी इंपॉर्टेंस आपको पता ही है कि जो चाइना का असर्टिवनेस बढ़ रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में, वो जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी चल रही है चाइना की, तो उसको रोकने के लिए इंडिया ने जापान, US और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड ग्रुपिंग फॉर्म की है, जो कि इस बार UPSC मेंस में भी इस पर क्वेश्चन आया था। तो इंडो पैसिफिक पे क्वेश्चन आप कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, ऑलराइट। तो अगर मैं बोलूँ कि इंडो पैसिफिक का जो लोकेशन है, इट इज़ फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ USA, इसके बीच का पूरा एरिया है, ओके। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको प्रीलिम से पूछे जा सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। तो इसके बारे में सबसे पहले तो ये जो आपको फोटो दिख रही है, इसमें 17 गोल्स दिए हुए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और वो अलग अलग थीम्स के ऊपर हैं। जैसे 1 इज़ फॉर पावर्टी, 2 इज़ फॉर हंगर, 3 इज़ फॉर हेल्थ, एडुकेशन, इक्वालिटी। तो ये क्या दिख रहा है? ये बेसिकली आपको अलग अलग थीम्स दिख रहे हैं, और इन्हीं पे आप UPSC में ऐसे एक्सपेक्ट करते हो, इन्हीं थीम्स पे ऐसे आते हैं, इन्हीं थीम्स पे GS पेपर 1 में क्वेश्चन आता है, GS पेपर 2 में, इवन GS पेपर 3 में। एग्जाम्पल के लिए लेट्स से सस्टेनेबल सिटीज़ एंड डेवलपमेंट आपका GS 2 में भी पूछ सकते हैं, क्लाइमेट एक्शन आपका GS 3 में हो गया, राइट। इवन GS 4 में आपका पीस एंड जस्टिस से रिलेटेड आ जाता है, ठीक है। तो इन्हीं थीम्स को आपको पहले तो एक तो ये गोल्स याद होने चाहिए। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप कोई भी चीज़ या कोई भी पॉलिसी क्यों बनाते हो? बिकॉज आवर एम इज टू अचीव दिस पर्टिकुलर गोल बाई 2030। तो आप ये मेंशन कर सकते हो, ओके। चलिए देखते हैं क्या क्या है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट के बारे में। तो सबसे पहले इसको ऑर्गेनाइज करती है टेरी। टेरी इज द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। ये बेसिकली एक थिंक टैंक है,
ओके, पहले समिट का नाम दिल्ली सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट था, उसको चेंज करके वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट कर दिए। और इट इज़ द सोल समिट, इट इज़ द ओनली समिट ऑन ग्लोबल इश्यूज टेकिंग प्लेस इन डेवलपिंग वर्ल्ड। डेवलपिंग वर्ल्ड में जो भी ग्लोबल इश्यूज हैं उनको बातचीत करने के लिए उन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे ये समिट रहती है। तो याद रखिएगा इसमें कीवर्ड्स टेरी एंड ये जो गोल्स है हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और ये न्यू दिल्ली में होती है। नेक्स्ट वन इज द इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट। ओके, तो चलिए पहले इससे रिलेटेड कुछ प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं, देन मैं आपको इसमें जो भी इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स थी वो मैं आपको बताऊंगा। सो की फाइंडिंग्स में अगर देखिए तो ये रिलीज कौन करती है, ये रिलीज करती है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ओके, और ये आईईए की अदर रिपोर्ट्स ये है, आप यहाँ से याद कर सकते हो, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट वन है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, इसको याद कर लीजिए। और जो आईईए है बेसिकली ये ओईसीडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसके फ्रेमवर्क के अंदर स्टैब्लिश हुई थी आईईए। ऑलराइट, और ये 1971-73 में जब ऑयल क्राइसिस आया था उसमें हुआ क्या था, कुछ जगह बहुत अच्छी ऑयल थी, सप्लाई था, बट कुछ जगह नहीं था। तो उस ऑयल सप्लाई, डिमांड और सप्लाई को मैच बैलेंस करने के लिए ये आईईए का गठन किया गया था। राइट, चलिए आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आईईए का हेड क्वार्टर्स कहाँ पे है। ओके, चलिए अब देखते हैं की फाइंडिंग्स इस पर्टिकुलर रिपोर्ट्स की क्या क्या थी। देखो ये कहाँ यूज़ कर सकते हो, जीएस पेपर 3 में, एनर्जी सिनारियो ऑफ इंडिया। ओके, सो आने वाले टाइम में बताया जा रहा है कि 2040 तक इंडिया का जो एनर्जी डिमांड है इट विल ग्रो एट द रेट ऑफ 25%, और जिसकी वजह से इंडिया क्या करेगी, इंडिया विल सरपास द यूरोपियन यूनियन एज द वर्ल्ड थर्ड बिगेस्ट एनर्जी कंज्यूमर। ओके, तो ये बहुत बड़ा न्यूज़ है, डेटा है, आप ज़रूर याद रखेंगे। अब होने क्या वाला है, जैसे जैसे 2040 तक जो इंडिया की इकोनॉमी है इट विल बी अराउंड $8 ट्रिलियन की इकोनॉमी ये बन जाएगी, जो कि अभी लगभग 2.5 से 3 के बीच की है, वो 8 के आसपास की हो जाएगी, ऐसा एक्सपेक्टेड है। उससे क्या होगा, लोगों के पास भी पैसे बढ़ेंगे, हमारी जीडीपी बढ़ी है तो देन क्या होगा, लोगों की डिमांड बढ़ेगी, एसी, फ्रिज, कूलर, 10 चीज़ें और लगाएंगी, तो हमारा जो फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी वो बढ़ेगी, हम और ज़्यादा फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करेंगे, उससे हमारा फोरेक्स कम हो जाएगा, फोरेक्स कम होगा तो क्या होगा, अगेन हमारा रुपी में डेप्रिशिएट। राइट, तो इन चीज़ों को रोकने के लिए क्या बोला जा रहा है, अभी फ़िलहाल हम 76% ऑफ आवर क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से, जो कि 2040 तक ये 92% इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए फोकस किया जा रहा है कि भाई फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी कम करो और रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस लेके आइए। तो इसीलिए हमारे जो गवर्नमेंट ने अभी से स्टार्ट कर दिया है क्या, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, सोलर एनर्जी पे फोकस करने के लिए, विंड एनर्जी पे। ठीक है, तो ये हमारी की फाइंडिंग्स थी इस रिपोर्ट की, तो आप कहीं भी ये यूज़ कर सकते हो बहुत अच्छे से। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फराका बराज। तो सबसे पहले कहाँ पे, इट इज़ ऑन द गंगा रिवर, गंगा रिवर पे है इन मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल। ठीक है, और इस बराज के आगे गंगा दो डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती है, एक आपकी है हुगली एंड पद्मा। ठीक है, तो चलो इसका लोकेशन देख लेते हैं। ये देखो, ये आईआर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो इंटरनेशनल रिलेशन में जब आप इंडिया बांग्लादेश पढ़ते हो तो ये फराका बराज का इशू ज़रूर आता है। तो बांग्लादेश बोलता है भाई इंडिया आपने फराका बराज बना दिया और जो गंगा से पानी आ रहा था हमारे यहाँ वो अब नहीं आ रहा, ये आपका गलत से बांग्लादेश हो गया। ठीक, तो बोलते हैं हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है, हमारे यहाँ फिश बायोडाइवर्सिटी ये सब खराब हो रही है। राइट, तो ये आपका यहाँ पे फराका बराज है, ये आपकी गंगा बह के ऐसे आ रही है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई, हुगली और पद्मा। राइट, तो बेसिकली ये न्यूज़ था, यहाँ पे एक हिल्सा फिश मिलती है, बहुत फेमस है, बहुत टेस्टी होती है, जो लोग खाते हैं, तो उनको बोल रही है कि उनके रास्ते बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना आगे तक फ़िश नहीं आ पा रही है, वो यहीं पे होल्ड हो जा रही है, तो बांग्लादेश इस पर इशू भी उठा रहा है, तो यहाँ पे फ़िश के पासेज के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ बनाया जा रहा है। ओके, चलो वो तो न्यूज़ अलग चीज़ है, आपको लोकेशन पता होनी चाहिए फराका बराज की, देन गंगा रिवर आपको ध्यान होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट है डिकिंसोनिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं बताऊँगा क्यों।
सो रिसेंटली रिसर्चर्स हैव फाउंड द फर्स्ट एवर फॉसिल इन इंडिया। इंडिया में पहली बार डिकिंसोनिया का फॉसिल मिला है। डिकिंसोनिया क्या है? इट इज़ द ओल्डेस्ट एनिमल ऑफ अर्थ, ओल्डेस्ट एनिमल। ये अब देख पा रहे हो, ये दिस इज डिकिंसोनिया, ऐसा होता है। तो ये देख रहे हो यहाँ पे फॉसिल मिला। कहाँ मिला है? भीमबेटका, भीमबेटका में फॉसिल मिला है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि भीमबेटका किस स्टेट में सिचुएटेड है, भीमबेटका केव्स। ठीक है, ये बताएं मुझे। अभी देखो ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी 2018 ओल्डेस्ट ह्यूमंस पे क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, निएंडरथल्स नाम था उनका, निएंडरथल्स, उस पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ था। उस टाइम डिस्कवरी हुई थी इसकी, और प्लस ये ओल्डेस्ट एनिमल है, ये डिस्कवर हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये एक प्री कैम्ब्रियन एज का एनिमल है, 570 मिलियन साल पहले पाया जाता था। ओके, चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वी हैव द जायंट लेदरबैक टर्टल। तो पहले देख लेते हैं कुछ प्रीलिम्स फैक्ट्स। सबसे पहले, इट इज द लार्जेस्ट ऑफ द 7 स्पीशीज ऑफ सी टर्टल्स ऑन द प्लैनेट। सबसे बड़ा यही सी टर्टल है। ये अगर आप देख पा रहे हो, ये है लेदरबैक टर्टल। देन इंडियन ओशन में ये कहाँ कहाँ नेस्टिंग करते हैं? इंडोनेशिया, श्रीलंका और इंडिया के अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे। ओके, और ये शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पे लिस्टेड है। यूपीएससी 2017 क्वेश्चन था, टाइगर इज लिस्टेड इन द शेड्यूल 1 ऑफ इंडियाज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वो करेक्ट स्टेटमेंट था, मतलब जो भी वल्नरेबल या थ्रेटेंड स्पीशीज होते हैं वो इसमें मेंशन रहते हैं। तो आपका क्या काम रहेगा? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बेसिकली 5 शेड्यूल है, शेड्यूल 1 से लेके शेड्यूल 5 एंड 6 तक है बेसिकली। ठीक है, तो सबके बारे में आप ज़रूर रीड करके रखें, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, एंड देन लेदरबैक सी टर्टल का IUCN स्टेटस है थ्रेटेंड कैटेगरी में वल्नरेबल, ये ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, फिर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑलिव रिडली टर्टल, ये याद रखिएगा, ये आपके ओडिशा के ऋषिकुल्या कोस्ट पर नेस्टिंग करते हैं, और इनके नेस्टिंग को बोलते हैं अरीबाडा, अरीबाडा। ये भी ध्यान रखिएगा। तो आपके लिए होमवर्क ये रहेगा, एक तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के 6 शेड्यूल के बारे में आप ज़रूर देखें, क्वेश्चन पूछते हैं इसके ऊपर। ऑलराइट, सो ये हमारा इस वीक का जो भी ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स से हमने कवर किया है, और नेक्स्ट वीक मैं आपसे फिर मिलूंगा एक बहुत ही ऑसम सेशन के साथ। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है। ओके, चलिए, मैं आपसे नेक्स्ट वीक मिलता हूँ। हैव अ सेफ डे, बाय।